ईरान से अभी भी घबराया हुआ है इजराइल। बैठक से पहले ईरान का डेलीगेशन पहुंचा पाक। 40 दिन बाद अल अक्सा मस्जिद में नमाज शुरू। इजराइल के पेजर ऑपरेशन पर हंगरी का बड़ा खेल। सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एंटी शिप माइंस का खतरा। 3 दिन लगातार नॉर्थ कोरिया का खतरनाक टेस्ट। कीर स्टारमर ने MBS से जिद्दा में की मुलाकात। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। फरवरी 2026 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। इसका मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। दोनों देशों का मानना था कि ईरान परमाणु बम बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो इजराइल के लिए ये अस्तित्व का खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने इसे रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की। लेकिन अब एक इजरायली सुरक्षा सूत्र ने चैनल 12 को बताया कि इजराइल के मुख्य मकसद अधूरे रह गए हैं। न्यूक्लियर खतरा अभी भी बना हुआ है, इसीलिए इजराइल संतुष्ट नहीं है और लड़ाई फिर से शुरू करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोगादम ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत शुरू होने से पहले ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ कोई पक्का समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी सेना वहीं तैनात रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अभी सिर्फ 2 हफ्ते का नाजुक सीजफायर हुआ है, इसीलिए हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है। ट्रंप ने ये बात सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के जवाब में कही। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने ईरान से जुड़ी बातचीत पर जो 10 पॉइंट प्लान दिखाया है वो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी खबरें शांति प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए बनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने बातचीत के लिए एक 10 पॉइंट प्लान तैयार किया है, जिस पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अमेरिका को उनकी जरूरत थी तब वे साथ नहीं आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर भविष्य में फिर जरूरत पड़ी तो भी शायद नाटो मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का जिक्र करते हुए भी नाटो पर तंज कसा। इस बीच उन्होंने नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे के साथ व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नाटो से अलग होने और कुछ सदस्य देशों को सजा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका का साथ नहीं दिया, जबकि अमेरिका ही उसकी सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ट्रंप आगे क्या फैसला लेते हैं। तो वहीं आपको बता दें, यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में 40 दिन बाद फिर से नमाज शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह यहां फज्र की नमाज अदा की गई। इजरायली अधिकारियों ने ईरान के साथ चल रहे तनाव के कारण सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद को करीब 40 दिनों तक बंद रखा था। अब दोबारा खुलने के बाद लोग बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने पहुंचे। इस दौरान एक भावुक नजारा भी देखने को मिला। नमाज पढ़ने आए कुछ लोग अपने साथ खाने का सामान भी लाए ताकि मस्जिद के आसपास रहने वाली बिल्लियों को खाना खिलाया जा सके। वहीं एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी की सरकार ने ईरान को उस गुप्त ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी देने की पेशकश की जिसमें सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर धमाकों में फट गए थे। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये ऑफर हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजाट्रो और ईरान के अधिकारी अब्बास अराक्ची के बीच फोन पर हुई बातचीत में दिया गया था। इसमें कहा गया कि हंगरी अपनी जांच में जुटाई गई सारी जानकारी और दस्तावेज साझा करने को तैयार है। इन धमाकों में लेबनान और सीरिया में कम से कम 12 लोगों की मौत और करीब 2800 लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगाया गया, हालांकि उसने इसकी ना तो पुष्टि की और ना ही इनकार किया। शुरुआत में बुडापेस्ट की एक कंपनी BAC कंसल्टिंग को पेजर सप्लाई चेन से जोड़ा गया, लेकिन हंगरी ने साफ किया कि वो सिर्फ एक बिचौलिया थी और डिवाइस देश में बने आए ही नहीं थे। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। इस मामले के सामने आने के बाद पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हंगरी एक तरफ इजराइल और अमेरिका के करीब है, वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान से भी संबंध बनाए हुए हैं। आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल पर वो हमले तब तक जारी रखेगा जब तक उनके देश और लोगों पर हमले होना बंद नहीं हो जाते। गुरुवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेनारा इलाके में रॉकेट दागे। बताया गया कि यह हमला सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में किया गया।
इससे पहले करीब 9 घंटे तक शांति रही थी, लेकिन फिर गैलीली इलाके में सायरन बजने लगे और तनाव बढ़ गया। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि इस सीज़फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वेंस ने इसे गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि सीज़फायर सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच है, इसमें लेबनान शामिल नहीं है। उनके मुताबिक शायद ईरान को ऐसा लगा हो, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय सावधानी बरतें। गुरुवार को ईरान ने कहा कि इस समुद्र रास्ते के कुछ हिस्सों में एंटी शिप माइंस यानी समुद्र बारूदी सुरंगों का खतरा हो सकता है, इसीलिए जहाजों को मुख्य रास्ते के बजाय दूसरे सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दरअसल हाल ही में हुए सीज़फायर के तहत ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने पर सहमति जताई है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ईरान के IRGC ने कहा है कि सभी जहाज समुद्री नियमों का पालन करें और सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल करें ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। इधर नॉर्थ कोरिया ने इस हफ्ते लगातार 3 दिन तक कई हथियारों के टेस्ट किए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक इनमें हॉसोंग 11 नाम की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी, जिसमें क्लस्टर बम वॉरहेड लगाया गया था। दावा किया गया है कि ये मिसाइल करीब 6.5 से 7 हेक्टेयर तक के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। साउथ कोरिया की सेना ने भी बताया कि नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी की मिसाइलें और कुछ अन्य प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन टेस्ट का मकसद हथियारों को और बेहतर बनाना है। क्लस्टर बम ऐसे हथियार होते हैं जो एक साथ कई छोटे छोटे बम बड़े इलाकों में गिराते हैं, जिससे आम लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन और कार्बन फाइबर बम जैसे सिस्टम का भी टेस्ट किया। हालांकि इन टेस्ट के दौरान किम जोंग उन के मौजूद होने या किसी तस्वीर के जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कीर स्टारमर ने सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से जेद्दा में मुलाकात की। ये उनकी खाड़ी देशों के दौरे की शुरुआत थी, जहां दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों और क्षेत्र की स्थिति पर बातचीत की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच हुए सीज़फायर को और मजबूत करना है। सऊदी अरब इस क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा रहा है, इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि ये सीज़फायर आखिरकार कितने समय तक टिक सकता है और क्या 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच में सही तरीके से बैठक हो पाती है और क्या सही निर्णय निकलकर सामने आता है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।